हेलो स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हमने डिफॉरेस्टेशन के बारे में बात की थी। डिफॉरेस्टेशन, क्लीनिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पस, है ना। इसका ये अर्थ होता है। और इसके कौन कौन से रीजन है डिफॉरेस्टेशन के, उसके बारे में भी अपन ने बात की। इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन से क्या प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती है, वो प्रॉब्लम्स जिनको हमें फेस करना पड़ता है, फ्लड, ड्राउट, है ना, ये सभी। इसके अलावा एक चीज हमने और लर्न की थी, ग्लोबल वार्मिंग, है ना। तो ये प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती है। आज अपन आगे बात करते हैं इसी चैप्टर में कि डिफॉरेस्टेशन इज अ मेजर कॉज विच लीड टू द चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टी, है ना। एक प्रॉब्लम और आती है, वो है हमारी जो सॉइल की प्रॉपर्टी है उसके अंदर चेंजेज आ जाता है डिफॉरेस्टेशन से, है ना। सॉइल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस है। यू नो, हम जो फूड ईट करते हैं उसको प्रोड्यूस करने में सॉइल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है ना। तो आप देख सकते हैं कि अगर वो सॉइल जो है अगर फर्टाइल नहीं रहेगी, है ना, तो क्या होगा, है ना, क्रॉप पर इसका क्या इफेक्ट होगा, जो हमने फर्स्ट लेसन में बात की थी, है ना। तो अगर ये सॉइल जो है फर्टाइल नहीं रहेगी तो क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल गेट अफेक्टेड बाय प्लांटेशन एंड वेजिटेशन, है ना। आप देखेंगे जहां पर प्लांटेशन प्लांट ज्यादा है, जहां पर वेजिटेशन कवर ज्यादा है, वहां की जो सॉइल होती है वो बहुत ही फर्टाइल सॉइल होती है ना। आपने 7th क्लास में भी बात की थी कि हमने लर्न किया था कि ट्रीज जो होता है, ट्री ये क्या करते हैं, सॉइल के इरेजन को, किसको, सॉइल इरेजन को प्रिवेंट करते हैं, है ना। हमने देखा सॉइल इरेजन किसको बोलते हैं। सॉइल इरेजन का अर्थ होता है रिमूवल ऑफ अपर मोस्ट सॉइल ऑफ द लैंड, है ना, थ्रू एयर एंड वाटर, है ना। हवा और पानी से जो जमीन है, जो लैंड है, उसकी जो अपर मोस्ट लेयर जो कि फर्टाइल होती है, उसका रिमूविंग होना सॉइल इरेजन कहलाता है। रिकॉल करें इस बात को आप। तो फ्यूअर ट्रीज रिजल्ट इन मोर सॉइल इरेजन, जितने कम पेड़ होंगे, क्योंकि प्लांट क्या करते हैं, अपनी रूट से उस सॉइल को, है ना, होल्ड करके रखते हैं। और वहां से अगर वाटर फ्लो करके जा रहा है, अगर वहां पर एयर ब्लो कर रही है, तो उससे वो रिमूव नहीं होती। ओके, तो जितने फ्यूअर ट्रीज होंगे उतना ही सॉइल इरेजन हाई होगा। रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोज द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर, अगर जो टॉप लेयर जो है अगर रिमूव हो जाएगी तो उसके बाद क्या निकलेगा, सॉइल टेक्सचर आपने पढ़ा है पिछली क्लासेस में। तो उसके बाद हार्ड और रॉकी लेयर भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो आप बताओ उसके अंदर क्या होगा, ह्यूमस नहीं होगा। ह्यूमस समझते हो ना, ह्यूमस का अर्थ होता है जो रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स, जो कि डेड है और डिके होते रहते हैं, है ना। डेड एंड डिकेइंग रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड एनिमल इज नॉन एज ह्यूमस। और ये ह्यूमस जो है क्या करता है ना, सॉइल की फर्टाइलिटी को इंक्रीज करता है। तो दिस सॉइल हैज लेस ह्यूमस, अगर इस हार्ड और रॉकी लेयर बनेगी तो उसके अंदर ये ह्यूमस नहीं होगा, और उससे क्या होगा, फर्टाइलिटी, उसकी सॉइल की फर्टाइलिटी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, कम पड़ जाएगी। ओके, ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट। ये देखिए आप, है ना, उसकी जगह पर क्या हो जाएगा, जहां पर बहुत सारा फूड प्रोडक्ट, ग्रेन्स वगैरह, फूड आइटम वगैरह हम जहां पर प्रोडक्शन कर रहे थे, वो जो फील्ड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे स्लोली, डेजर्ट के अंदर। और इट इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन, इसको अपन मरुस्थलीकरण, डेजर्टिफिकेशन कहते हैं, है ना। व्हाट डू यू मीन बाय डेजर्टिफिकेशन। तो आप देखो, gradually changes the fertile land into desert is known as desertification.
Desertification also lead to a decrease in the water holding capacity of the soil, है ना. जितने डेजर्ट बनता जाएगा तो वाटर होल्ड नहीं होगा उस सोइल के अंदर, है ना. द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सोइल सरफेस इनटू द ग्राउंड, है ना, इनफिल्ट्रेशन रेट जिसको अपन कहते हैं, है ना. तो वो जो है क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, वाटर को वो कैप्चर नहीं करेगी, या तो वो वाटर फ्लो होकर के रिवर्स के थ्रू किधर चला जाएगा, ओशियंस के अंदर चला जाएगा, या वो वहां से हट जाएगा. तो इससे क्या होगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम पड़ने से इनफिल्ट्रेशन रेट कम पड़ जाएगी, और जो एक्वीफर वगैरह है वो रिचार्ज नहीं होंगे, है ना. तो उससे क्या होगा, ग्राउंड वाटर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा. सो देयर आर, और इसके अलावा फ्लड की प्रॉब्लम होगी, पानी रुकेगा नहीं तो फ्लड एक जगह जमा होगा, कलेक्ट होगा वो वाटर, तो उससे फ्लड भी आएगी. द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल लाइक न्यूट्रिएंट कंटेंट, टेक्सचर एक्सेट्रा आल्सो चेंज बिकॉज ऑफ डिफोरेस्टेशन होएगा तो उससे सॉइल का टेक्सचर और उसके अंदर न्यूट्रिएंट कंटेंट की जो अमाउंट है वो भी डिक्रीज होती चली जाएगी. वी हैव स्टडीड इन क्लास 7 दैट वी गेट मेनी प्रोडक्ट फ्रॉम फॉरेस्ट. ओके, लिस्ट दीज प्रोडक्ट, आप उसका लिस्ट बना सकते हो. वी विल फेस द शॉर्टेज ऑफ दीज प्रोडक्ट इफ वी कंटिन्यू कटिंग ट्रीज. अगर आप ऐसे ही ट्री को काटते रहोगे, फॉरेस्ट का डिफोरेस्टेशन करते रहोगे, तो जो आपको प्रोडक्ट इन फॉरेस्ट से अवेलेबल हो पाता है वो जो है प्रोडक्ट अब आपको नहीं मिलेगा, यानी उसकी शॉर्टेज हो जाएगी. ओके, इसके अलावा ये एक्टिविटी 7.2 दे रखी है यहाँ पर कि एनिमल लाइफ इज आल्सो अफेक्टेड बाय डिफोरेस्टेशन. आप देख सकते हैं हाउ और कैसे. लिस्ट द पॉइंट एंड डिस्कस देम इन योर क्लास. आप इसके बारे में आप खुद इस पर वर्क करोगे कि आप जहां अभी आप रह रहे हो वहां, और जो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर जहां पर आप घूम के भी आए हो, तो उस एरिया की आप जो एनिमल्स वहां पर अवेलेबल हो पाते हैं या आपने वहां पर देखे हैं कैमल्स वगैरह, तो उनके और आपके इधर के एनिमल्स की आप थोड़ा सा केस स्टडी करें तो आपको इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, है ना. अब आता है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. तो हमें क्या करना चाहिए कि इन प्लांट्स को, इन एनिमल्स को हम कैसे कंजर्व करें, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना. तो अब इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. तो हैविंग बिकम अवेयर ऑफ द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, पहली एंड बुजो आर वरीड. तो जैसा कि अभी आपको जो आप भी एक तरीके से, है ना, आपको भी चिंता लग रही होगी कि भाई इतनी इंपॉर्टेंट चीजें क्यों खराब हो रही है हमारे लिए, है ना. क्या होगा फ्यूचर में, क्या होगा अगर ये नहीं होंगे तो हमारी लाइफ कैसे हम हैंडल कर पाएंगे, है ना. तो इस तरीके से आप देख सकते हो. तो बुजो और पहली को भी इसमें अपने आप में एक वरी, है ना, फील हुई, चिंतित हुए वो भी. तो उन्होंने प्रोफेसर अहमद को इसके बारे में पूछा कि हाउ, कैसे हम उसको फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को सेव कर सकें, है ना. तो प्रोफेसर अहमद उनको एक बार वापिस, है ना, विजिट करवाने लेके गए. ठीक है ना. पिछले वर्ष भी उन्होंने एक फॉरेस्ट की विजिट करवाई थी, आज वो है उनको विजिट के लिए ले जाते हैं कहां पर, बायोस्फीयर रिजर्व, है ना. और उसके जो क्लासमेट्स हैं पहली और बुजो, उनको भी अपने साथ में ले लेते हैं. तो ही सिलेक्ट अ प्लेस नेम्ड पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व. ये पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है एमपी के अंदर होशंगाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है उसके आसपास का इलाका है ना. बहुत ही शानदार जगह है, इतनी रिच ऑफ बायोडाइवर्सिटी, है ना. हमारी स्कूल की टूर वहाँ जा चुकी है, और बच्चे जो 9 to 12 जो बच्चे हैं उनसे आप बात करना, बहुत ही शानदार जगह है, वो देख के आए हैं इसको. तो वो जगह जो है प्रोफेसर अहमद ने इनके लिए सेलेक्ट की, चलिए हम एक बायोस्फीयर रिजर्व को विजिट करके आते हैं. He know that the plant and animal found here are similar to those of the upper Himalayan peak and to those belonging to the lower western Ghat, है ना. तो इस बायोस्फीयर रिजर्व जो है पंचमढ़ी का, यहाँ पर जो प्लांट और एनिमल जो वहां पर फाउंड होते हैं, मिलते हैं, है ना, वो वैसे ही एनिमल्स और प्लांट हैं जो कि
ऊपरी हिमालय है ना, अपर हिमालय पीक, जो हिमालय की जो ऊंची पीक्स हैं, पीक्स का अर्थ होता है जो चोटियां है ना, हिमालय की जो चोटियां हैं या बड़े बड़े जो हिमालय के जो पर्वत है वहां पर, और दूसरा जो वेस्टर्न घाट है, उन वेस्टर्न घाट पर जो एनिमल और प्लांट पाए जाते हैं वहां पर होते हैं, वैसे के वैसे एनिमल और प्लांट जो हैं आपको इस क्या नाम है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर मिलेंगे, है ना। तो प्रोफेसर अहमद बिलीव दैट द बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का अर्थ होता है जैव विविधता, है ना। जैव का अर्थ होता है एनिमल्स और प्लांट्स, वो जैव कहलाते हैं। तो एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग इज आल्सो एन एनिमल, है ना, बट सोशल एनिमल, ओके, सोशल एनिमल में आता है। तो बायोडाइवर्सिटी का अर्थ होता है जैव की विविधता, यानी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, है ना। प्लांट इज आल्सो इंक्लूड इन देम, है ना। तो आप देखेंगे कि डिफरेंट टाइप की जो लिविंग एंटाइटी जो है वहां पर आपको अवेलेबल होगी, उसको अपन बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। और जहां पर बायोडाइवर्सिटी जितनी रिच होती है वहां पर, है ना, बहुत ही ज्यादा एनिमल्स जो है और प्लांट्स जो है वो सरवाइव कर पाते हैं, क्योंकि उनके लिए फूड वेराइटी जो है मिल जाती है, ओके। तो बायोडाइवर्सिटी, प्रोफेसर अहमद बिलीव दैट द बायोडाइवर्सिटी फाउंड हियर इज यूनिक, है ना। ऐसी बायोडाइवर्सिटी आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी जैसी वहां पर पंचमढ़ी में है। ही रिक्वेस्ट माधव जी, अ फॉरेस्ट एम्प्लॉय, टू गाइड द चिल्ड्रन इनसाइड द बायोस्फीयर रिजर्व, ओके। माधव जी को उन्होंने बोला कि आप इन बच्चों को क्या करें, थोड़ा सा गाइड करें। ही एक्सप्लेन दैट प्रिजर्विंग एरियाज ऑफ सच बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस मेक देम अ पार्ट ऑफ अवर नेशनल हेरिटेज, है ना। तो ये नेशनल हेरिटेज यानी कि राष्ट्रीय संपदा, है ना, ऐसी जगह जो वहां पर माधव जी ने क्या बताया कि उस एरिया में, है ना, जो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के जो ये प्लांट और एनिमल है उनको प्रिजर्व करके रखा है। यानी प्रिजर्व किससे प्रिजर्व किया है, हंटिंग से, डिफोरेस्टेशन से, वहां पर से कोई भी जंगल से लकड़ी वगैरह नहीं काट के ला सकते, वहां पर जीव जंतुओं को हंटिंग नहीं कर सकते, शिकार नहीं कर सकते उनका, ओके। तो वो उनको प्रिजर्व किया है, इसलिए वो जो एरिया है वो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस का एरिया एक तरीके से हमारा नेशनल हेरिटेज बन गया है ना, राष्ट्रीय पूरा संपदा के रूप में हमारे सामने नजर आता है। वास्तव में जब आप वहाँ अगर पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व अगर आप देखने जाओगे तो इट इज सो ब्यूटीफुल एरिया, है ना, आप देखोगे वहां पर आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब आता है कि बायोस्फीयर क्या होता है। बायोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और विच सपोर्ट लाइफ, है ना। तो बायोस्फीयर जो है वो अर्थ का एक ऐसा पार्ट है जहां पर, है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एग्जिस्ट, है ना, रहता है, यानी जीव जंतु, पेड़ पौधे, है ना, वो वहां पर पाए जाते हैं और उनके जीवन को वहां पर सपोर्ट मिलता है, यानी बिना किसी भय के, है ना, कोई भी उनको वहां पर डिस्टर्ब नहीं कर सकता। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, है ना। ये वापिस आया, देखो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, देयर इंटर रिलेशनशिप, है ना, एंड देयर रिलेशनशिप विद द एनवायरमेंट। तो आप देखोगे कि उस पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे प्लांट्स मिलेंगे, बहुत सारे एनिमल्स मिलेंगे और वो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेशनशिप में है ना। इंटर रिलेशनशिप यानी प्लांट का एनिमल के साथ रिलेशन और प्लांट का प्लांट के साथ रिलेशन, एनिमल का एनिमल के साथ रिलेशन, और रिलेशन किस नाम से, फूड के लिए, शेल्टर के लिए, है ना, और भी अच्छा प्लांट एनिमल पर किस लिए डिपेंड है, फॉर देयर जनरेशन ऑफ स्मॉल प्लांटलेट्स, है ना। आप देखोगे जो जीव जंतु है, एनिमल्स है, वो उनके सीड्स को डिस्पर्स करते हैं, जैसे कि आपको मैंने पिछले वाले क्लास में लेसन में बताया था किस तरीके से एनिमल्स जो है प्लांट के जो सीड होते हैं उनको डिस्पर्स करते हैं, है ना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, वहां पर वो
गिर जाते हैं, फिर वो नए प्लांट्स वहाँ उगते हैं। तो ये जो है नेचुरली प्लांटेशन जो है वहाँ पर नेचुरली होता है प्लांट एनिमल्स के थ्रू, है ना। तो इसलिए प्लांट और एनिमल एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है, साथ ही साथ उनका एनवायरनमेंट के साथ भी रिलेशन है ना। जितने ज्यादा प्लांट होंगे उतना ही ऑक्सीजन अमाउंट जो है वो बहुत ही रिच होगा, है ना। वहां पर बारिश अच्छी होगी, है ना, रेन जो है बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा नदियां, है ना, रिवर्स जो है वो एवरग्रीन रिवर्स वहां पर आपको मिलेगी, जैसा कि नर्मदा, है ना। जो नर्मदा की जो नर्मदा नदी है वो यहीं से पंचमढ़ी रिजर्व से ही उसका, है ना, ओरिजिन होता है, उस एरिया से ही। तो इस तरीके से आप देखोगे कि बहुत ही एक दूसरे के साथ ये इंटर रिलेशनशिप में रहते हैं और एनवायरनमेंट के साथ भी उनका अच्छा रिलेशनशिप होता है। ओके, फिर है माधव जी एक्सप्लेन टू द चिल्ड्रन दैट अपार्ट फ्रॉम आवर पर्सनल एफर्ट एंड एफर्ट ऑफ द सोसाइटी, गवर्नमेंट एजेंसीज आल्सो टेक केयर ऑफ द फॉरेस्ट एंड एनिमल। अच्छा, ये बायोस्फीयर रिजर्व बनाने के लिए किसने हेल्प की, ये बात यहाँ पर बताई गई है ना, कि केवल पर्सनल एफर्ट से ही नहीं, यानी हमारे तो हमने भी जो सोसाइटी है या समाज है या वहाँ जो एरिया है जहाँ पर ये पीपल्स वहाँ रहते हैं, उनका एफर्ट, पर्सनल एफर्ट खुद का स्वयं का, इसके अलावा सोसाइटी का एफर्ट, और सोसाइटी के एफर्ट के साथ साथ, है ना, सोसाइटी के किए गए प्रयास के साथ साथ, एफर्ट का अर्थ होता है प्रयास, है ना, गवर्नमेंट एजेंसीज और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज जो कि प्लांट और एनिमल्स से लव करते हैं, है ना, ऐसी जो एजेंसीज है वो भी, है ना, इस फॉरेस्ट के जो प्लांट हैं और एनिमल हैं उनको क्या करते हैं, केयर करते हैं, है ना। तो द गवर्नमेंट लेज डाउन रूल, गवर्नमेंट क्या करती है, रूल बनाती है, और इसके साथ साथ मेथड और पॉलिसीज जो है वो डेवलप कर बनाती है वो, और इसके किसके लिए, टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व देम, उन एनिमल्स और उन प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन एनिमल्स और उन प्लांट को कंजर्व करने के लिए, है ना, ऐसी रूल, मेथड और पॉलिसीज बनाती है कौन, गवर्नमेंट, है ना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व एक्सेट्रा, है ना, ये चीजें जो है गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करती है। कौन कौन सी चीजें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व, एंड प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन दैट एरिया। इसके साथ साथ प्रोटेक्टेड एरिया भी घोषित करती है कि ये एरिया प्रोटेक्टेड है, यहाँ पर किसी भी तरीके की ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो प्रोहिबिटेड है, किसी भी तरीके की ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ पर नहीं करें। अगर कोई भी एक्टिविटी पाई जाती है जैसे ग्रेजिंग है ना, पशुओं की चराई, कटिंग ऑफ वुड फॉर फ्यूल, है ना, लकड़ी, जलाऊ लकड़ी काटना, ये जो एफर्ट है वहां पर नहीं होगी, किसी भी तरीके की हंटिंग वगैरह नहीं होगी। अगर उस एरिया के अंदर अगर आप बिना इनलीगल अगर वहां पर आप दिखाई दिए, अगर आपके पास नहीं है, तो हो सकता है आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, और ये इन केसेस में आदमी बहुत ही मुश्किल से छूटता है। आप देख सकते हैं बहुत ही जीवंत उदाहरण आप सामने है हमारे, चिंकारा हिरण वाला, है ना, ज्यादा बात नहीं करेंगे इस पर अपन। टू प्रोटेक्ट अवर फ्लोरा एंड फ्यूना, है ना, फ्लोरा और फ्यूना ये बहुत ही अच्छे शब्द आपके सामने हैं, फ्लोरा एंड फ्यूना। टू प्रोटेक्ट अवर फ्लोरा एंड फ्यूना एंड देयर हैबिटेट्स, है ना, प्रोटेक्टेड एरियाज कॉल्ड सेंचुरीज, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व हैव बीन इमार्क्ड, है ना, और प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फेलिंग ट्रीज, हंटिंग एंड पॉचिंग आर प्रोहिबिटेड देयर, है ना। तो प्रोटेक्टेड एरिया ऐसा है, प्रोटेक्टेड एरिया जहां पर फ्लोरा और फ्यूना क्या होता है उसके बारे में अपन बात करेंगे अभी आगे, है ना। तो ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया जहां पर फ्लोरा और फ्यूना जो है ना, वो क्या हो सके, और उनका जो हैबिटेट है ना, हैबिटेट बोलते हैं आवास, है ना, जैसा कि अपने 6th क्लास में भी लर्न कर रखा है हैबिटेट। तो फ्लोरा और फ्यूना और उनके जो हैबिटेट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना, सेंचुरीज, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो बनाए जाते हैं, ईयर मार्क्ड किए जाते हैं, उनको चिन्हित किया जाता है, और वहां पर प्लांटेशन, है ना, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फेलिंग ट्रीज, हंटिंग और पॉचिंग आर प्रोहिबिटेड, है ना, शिकार
और ये आखेट वगैरह वहाँ पर नहीं किया जा कर सकते। वहाँ पर प्लांटेशन भी आप खुद प्लांटेशन नहीं कर सकते, वहाँ पर नेचुरली होता रहता है ना। कल्टीवेशन वहाँ पर खेती नहीं की जा सकती, पशुओं की चराई ग्रेजिंग नहीं की जा सकती, वहाँ पर पेड़ पौधों की कटाई नहीं हो सकती। ये सभी चीज़ें वहाँ पर क्या है, प्रोहिबिटेड है, निषेध है। इसके अलावा सेंचुरीज, एरिया वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट, है ना। सेंचुरी किसको बोलते हैं, वो एरिया जहाँ पर एनिमल्स जो है वो प्रोटेक्टेड होते हैं, किससे, उनको किसी भी तरीके की कोई डिस्टर्बेंस, उनके आवास में उनको किसी भी तरीके की कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है, उस एरिया को अपन सेंचुरी के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप मानस सेंचुरी नाम सुना होगा, जैसे कि आपने घना पक्षी विहार, है ना, अलवर की जो सरिस्का सेंचुरीज है, सरिस्का नेशनल पार्क, है ना, ये सभी चीज़ें जो है ये अपन पढ़ चुके हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में और बात करेंगे और सेंचुरी के बारे में भी और चर्चा करेंगे। थैंक यू।